गुड इवनिंग सभी बच्चे को। आज मैं तुम लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालने सिखाएंगे कि कैसे गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालते हैं। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे को अगर ये सवाल सामने में आ जाता है तो वो बच्चा क्या करता है कि अगर गुणनखंड विधि द्वारा दिया हुआ है सवाल निकालने के लिए तो वो क्या करता है, डायरेक्ट मौसों निकाल देता है और जब आंसर मिला लेता है, एक ठो मिलता है दूसरा नहीं मिल पाता है। तो वैसे भी गुणनखंड में दिया है या नहीं दिया है तो अगर डायरेक्ट निकालेगा तब भी उतना निकल जाता है, और निकालने गुणनखंड विधि द्वारा भी निकलता है तो उतने निकलता है, डायरेक्ट मौसों निकालता है तो उतने निकलता है, यानी कि दोनों विधि से उतने निकलता है। लेकिन अगर दिया हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा निकाला तो उसी विधि द्वारा निकालना चाहिए। तो अब जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूँ कि किस तरह निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि 42 और 114 इनका जो है गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक इस संख्या का निकालेंगे। समझ गया? तो चलते हैं पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं 42 का। अगर हम गुणनखंड जब भी बनाते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, एक से नहीं लगाते हैं, वहाँ 2 से शुरू होता है गुणनखंड बनाते समय। तो शुरू में देखेंगे कि 2 से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर 2 से भाग लग रहा और पूरा जब कट जाता है तो वही भागफल को यहाँ पे लिखा जाता है। अगर शेष बच जाता है तो वह संख्या से इस गुणनखंड में भाग नहीं देंगे, यानी उससे नहीं कटेगा तो उससे नहीं लगाएंगे। जिससे कटता है उसी से लगाया जाता है। जिस संख्या से अगर गुणनखंड में भाग पूरी तरह से लग रहा है उसी संख्या से लगाएगा। जैसे मान लो कि इसमें हम 2 से लगा के देखते हैं तो ये हमारा कट जाता है, 21 आता है। अब इसको अगर 2 से काटते हैं तो शेष 1 बच जाता है। तो जैसे मान लो देख लो यहाँ पे 2 से हम भाग देते हैं 21 में तो यहाँ पे 1 मरते तो होता है, लेकिन ये 1 बच जाता है, शेष ये नहीं कटता है, पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट में हमें नहीं काटना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है 2 से नहीं। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से करते हैं तो 7 मरते में ये पूरा तरह से कट जाता है, तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, 7 हुआ। अब देखते हैं कि इसमें जो है 3 के बाद हम फिर मुड़ के 2 पे नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ेंगे। 3 आ गया है तो 4 5 जा सकते, लेकिन 2 पे मुड़ के वापस नहीं जाएंगे। अगर 5 आ गया तो उससे पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। तो यह हमारा 3 आ गया। अब इससे 3 के आगे या 3 से ही देखेंगे, तो 3 से देखते हैं तो ये नहीं कटता है भाग देने पर। 4 से फिर देखते हैं तब भी नहीं कटता। अब 7 से देखेंगे तो कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 से जब भाग देते तो हमारा 1 आता है। गुणनखंड जब भी बनाना अगर नीचे 1 आ जाए तब समझ जाना कि गुणनखंड ये हमारा पूर्ण रूप से बन गया है। तो चलो अब 42 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना गुणनखंड में कि 42 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 7। 1 को भी लिख सकता है, और नहीं लिखना चाहता है तो नहीं लिख सकता, लिखना चाहता तो लिख सकता है। इसलिए मैं चलो लिख ही देता हूँ इसमें। अब इसको क्या करते हैं 114। कई जगह ऐसा सवाल आता है, किसी तरह कभी ऐसा सवाल आता है कि क्या होता है कि ये 1 जो है ना हमको ज़रूरत पड़ जाता है लिखने के लिए, और यहाँ पर अगर हम नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो इसका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। इसमें भी 2 से हम देंगे तो कितना होगा, 5 और 7 57 हुआ। अब ये 57 को हम 2 से काटते हैं तो नहीं कटता है। भाग देने के बाद चेक करो, भाग दे के कट रहा है, बताओ कट रहा है? नहीं ना, नहीं कट रहा है। अब चलो इसमें 2 3 से देखो, भाग दे के कट रहा है। जी सर कट रहा है। कितना मरते हो बोलो? 19 दिया 57, सही है। अब बताओ कि 19 किस पहाड़ी में आता है? नहीं, 2 3 4 किसी पहाड़ी में नहीं आ रहा है। 10 12 11 13 14 15 कोई भी लो, किस पहाड़ी में आता है? तो 19 के पहाड़ी में आता है। 19 के ही पहाड़ी में आता है, तब जाके कटता है और भागफल 1 होता है। अब इसको फिर हम इस रूप में लिख लेते हैं गुणनखंड के गुना के रूप में। 114 को 2 गुना 3 गुना 19। अब मौसा वही निकलेगा यहाँ पे जो दोनों में होगा। दोनों गुणनखंडों में जो गुणज के रूप में लिखा होगा, जो दोनों में होगा वही जो है मौसो निकलेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन दोनों में है और कौन नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 हमारा दोनों में है और ये 3 भी हमारा दोनों में है। अब इसमें 7 है तो इसमें नहीं है,
अगर हम 1 लिख दे तो इसमें लिख दिया हो तो इसमें भी 1 लिख दे तो 1 भी आ जाता है। समझ गया। पता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, उतने ही होता है, या बढ़ जाता है या घट जाता है, नहीं उतने ही होता है, यानी कि उससे में कोई मान का फर्क नहीं होता है। इसलिए 1 का ज़रूरत कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो चलो यहाँ पे हम जब तीनों लिख लिए हैं तो इसको गुना कर लेते हैं। बताओ ये कितना होगा, गुना करो तो गुना ऐसे करो, दूका को 3 बार पढ़ो 6, और छक्का को फिर 1 बार पढ़ो, कितना होगा 6 होगा। समझ गया। तो मौसम हमारा कितना निकला 6। आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट निकालते हैं तो निकलता है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट भी निकाल के दिखाते हैं निकलता है कि नहीं। चलो यहाँ मौसम बना रहे हैं 42 से दे रहे हैं इसमें, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या में मौसम में दिया जाता है भाग। तो चलो यहाँ पे कितना मरतबा होगा बताओ तो, कितना मरतबा होगा जल्दी बताओ। यानी कि 2 मरतबे, 3 मरतबे से ये ज़्यादा, यानी 3 बार पहाड़ा 42 के पहाड़ा को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा होता है, यानी 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 84। अब यहाँ घटता है तो कितना बचता है 30 बचता है। अब 30 से हमको इसमें भागे, क्योंकि यहाँ इससे कम हो गया तो अब इसमें भागे, अगर ज़्यादा रहता तो फिर हम भाग देते। तो 42 फिर 1 बार पढ़ो, 30 का पहाड़ा को 1 बार पढ़ो 42 होगा। अब 42 नहीं होगा, सॉरी बच्चे 30 होगा, यानी 30 के पहाड़ा को 1 बार पढ़ेगा 30 न होगा, यानी 42 नहीं, मिस्टेक से हो गया था। तो हमारे यहाँ कितना बचेगा 12। अब हम क्या करते हैं, इस 30 को यहाँ पे ले आते हैं। अब बताओ कि 12 के पहाड़े को पढ़ेगा 30 होगा नहीं होगा, तो उसमें 30 से नीचे तो कोई पहाड़ा होगा तो है 2 बार पढ़ने पर 24 आता है, बचता है यहाँ पे 6 और ये कर देता है। आप क्या करें, इस 12 को यहाँ ले आओ। अब देखो 2 बार पड़ेगा 6 के पहाड़े को तो 12 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया। यानी कि यहाँ भी देख रहा है कि मौसम कितना आया 6, और यहाँ भी आया है मौसम, यहाँ भी वही आया है 6 आया। तो ये है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा मौसम निकाल। समझ गया। अब मौसम किसको कहते हैं, उसी को महत्तम समावर्तक को। अब मैं कुछ बताने वाला तो हूँ, लेकिन अभी टाइम की वजह से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ आज।